नमस्कार बच्चों, मैं रुचि सक्सेना। आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम प्रेमचंद रचित कहानी दो बैलों की कथा समझाने जा रहे हैं। दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने ये भी बताया है कि स्वतंत्रता सहजता में नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से ये कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद जी ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। अब हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको दो बैलों की कथा। जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। बुद्धिहीन माने मूर्ख समझा जाता है। जानवरों में गधा सबसे ज्यादा मूर्ख समझा जाता है। और हम जब किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ कहते हैं यानी मूर्ख कहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे ये पदवी दे दी है। निरापद का मतलब होता है निर्विघ्न, सुरक्षित। सहिष्णुता का मतलब होता है सहनशीलता, ने उसे ये पदवी दे दी है। इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींग मारती है। ब्याई हुई गाय तो अनायास अचानक ही सिंगनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी बहुत क्रोध आ जाता है। किंतु गधे को कभी क्रोध करते न सुना न देखा। जितना चाहे गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया न दिखाई देगी। बैशाख में चाहे एकाध बार कुलेल कर लेता, कुलेल माने क्रीड़ा खेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद, विषाद माने दुख, स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषियों मुनियों के जितने भी गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा, पराकाष्ठा माने चरम सीमा को पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय यानी बुरे समय के लिए बचा कर रखते हैं। जी तोड़ काम करते हैं, अर्थात अत्यधिक परिश्रम करते हैं। किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम हैं। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगे। अगर वो भी पलटकर उन्हीं की तरह व्यवहार करने लगते तो शायद उनको सभ्य कहा जाता। जापान की मिसाल, मिसाल माने उदाहरण सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया, प्रमुख बना दिया। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वो है बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं और कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ मतलब मूर्ख का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। कई रीतियों माने कई ढंग से अपने असंतोष माने अपने गुस्सा को प्रकट कर देता है। अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है। झूरी काकी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। पछाई जाति जो होती है पालती पशुओं की एक खास नस्ल होती है, और देखने में वो कैसे थे, सुंदर थे, काम में चौकस थे, डील में ऊंचे, डील माने आकार में, कद में जो थे वो ऊंचे थे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। भाईचारा माने मित्रता हो गई थी। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। मूक भाषा मतलब सांकेतिक भाषा में विचारों का आदान प्रदान करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाते थे हम नहीं कह सकते। अवश्य उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। वंचित माने रहित है, जो मनुष्य के पास नहीं है, क्योंकि कहता है कि मैं जीवों से श्रेष्ठ हूँ।
दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे। विग्रह के नाते नहीं, विग्रह माने लड़ाई के नाते नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोनों दोस्तों में घनिष्ठता होती है ना, मित्रता होती है, होते ही धौल पौल होने लगता है, यानी स्नेहवश एक दूसरे को धक्का देने लगते हैं, एक दूसरे को मारने पीटने लगते हैं। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी लगती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा माने प्रयास होता था कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। दिन भर के बाद दोपहर या शाम को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते, साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था, यानी दोनों में इतनी ज्यादा मित्रता हो गई थी। संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं, समझे मालिक ने हमें बेच दिया। अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा न लगा, कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। दांतों पसीना आ गया मतलब बहुत जोर लगाना पड़ गया। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते। पगैया पकड़कर आगे से खींचता, पगैया माने पशु बांधने की जो रस्सी होती है उसको पकड़ करके आगे से खींचते तो दोनों पीछे जोर लगाते। मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती, वाणी माने आवाज दी होती, तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमें तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत कम से काम न चलता तो काम और ले लेते। हमें तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत तो की नहीं। तुमने जो कुछ खिलाया वो सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया? संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह ना डाला, क्योंकि वो अपने मालिक से नाराज थे। दिल भारी हो गया था, यानी वो बहुत भावुक हो रहे थे। जिसे उन्होंने अपना घर समझा था, आज वो उनसे छूट गया था। ये नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगाने मतलब पराये से लगते थे। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से माने तिरछी निगाह से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया, जब सब लोग सो गए, तो दोनों ने जोर मारकर पगे माने खूंटे से बंधी हुई रस्सी तुड़ा डाली और घर की तरफ भागे। पगे बहुत मजबूत थे, जिन रस्सियों से उनको बांधा गया था वो बहुत मजबूत थी। अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल इन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में इस समय तूनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियां टूट गईं। झूरी जब प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है, घुटने तक जो है वो पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। प्रातःकाल जब उनका मालिक उठा तो देखा कि उसके दोनों बैल जो है वो चरनी पर खड़े हैं और उनके में गले में रस्सा जो है वो जिसको तोड़ाकर भागे थे वो लटक रहा है। उनके पैर कीचड़ में सने हुए हैं और आंखों में दोनों के विद्रोह माने बगावत का स्नेह झलक रहा है। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, बहुत खुश हो गया। दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेम आलिंगन और चुम्बन का यह दृश्य बहुत ही मनोहर था, बहुत ही सुंदर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए, तालियां बजाकर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में घटना अभूतपूर्व थी, अभूतपूर्व माने नई थी, जो पहले कभी नहीं हुई थी। बाल सभा ने निश्चय किया, दोनों पशुवीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़ लाया, कोई चोकर लाया, कोई भूसी लाया। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास ना होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है, वे उस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रति माने विरोध करने का किसी को साहस न हुआ। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार माने दरवाजे पर देखा तो जल उठी, बोली, कैसे नमक हराम बैल है कि एक दिन वहां काम ना किया भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों पर ये जो आरोप लगा रही थी उसकी पत्नी, ये सुन न सका। नमक हराम क्यों है? चारा दाना ना दिया होगा तो क्या करते?
स्त्री ने रौब से कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? स्त्री चिढ़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धों की तरह बैलों को सहलाते नहीं हैं, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते हैं। यानी तुम्हारी तरह बैलों को प्यार करते नहीं हैं, केवल खाना नहीं खिलाते हैं, काम भी करवाते हैं। उन्होंने खाना भी खिलाते हैं और रगड़ रगड़ कर मेहनत कराना भी जानते हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखो कहाँ से खरी और चोकर मिलता है, सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाए चाहे मरे। उसकी पत्नी ने गुस्से में कहा। वही हुआ। मजूर को कड़ी ताकीद माने चेतावनी या निर्देश दे दिया गया, बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, ना कोई चिकनाहट ना कोई रस, क्या खाएं। आशा भरी आंखों से द्वार की ओर देखने लगे कि शायद अब कोई अंदर से आकर इसमें मिला दे खली। झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देते बे? मालकिन मुझे मार ही डालेगी, चुरा कर डाला। ना दादा, पीछे से तुम उन्हीं की सी कहोगे, जैसा वो कहती है तुम वैसी कहोगे, उनकी हाँ में हाँ मिलाओगे, तब हमारे डांट पड़ जाएगी। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब की उसने दोनों को गाड़ी में जोता। अब की वो ऐसे नहीं ले गया, उनको गाड़ियों में लगा लिया और तब लेके चला। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वो ज्यादा सहनशील था। हीरा जो था वो कैसा था? बहुत सहनशील था। उसके अंदर बर्दाश्त का मात्रा बहुत ज्यादा था। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया, क्योंकि वो कल बिना बताए भाग गए थे। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी। उसके पास जो अपने बैल थे उनको अच्छा अच्छा खाने को दिया और इनको खाली सूखा भूसा डाल दिया। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। झूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते। यहाँ मार पड़ती, आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। पर उसके मालिक झूरी ने कभी भी उनको फूलों की छड़ी से भी नहीं मारा था। और जब वो उसकी टिटकार करता तो ये लोग उड़ने लगते, मन लगाकर काम करते थे। यहाँ क्या था? मार पड़ती थी जिससे इनके सम्मान को चोट पहुंचती थी। इसका व्यथा माने दुख तो था ही, उस पर उनको क्या खाने को मिलता था? सूखा भूसा। नाद की तरफ आंखें तक ना उठाई। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी। वो मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव न उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गए। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो दोनों पकड़ाई में ना आते। हीरा ने मूक भाषा में कहा, सांकेतिक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। व्यर्थ माने बेकार है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी। अब की बड़ी मार पड़ेगी। पढ़ने दो। बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है। दोनों के हाथ में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दो कुछ मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी 1-2 को गिरा दूंगा। देखिए, हीरा में सब्र बहुत ज्यादा था और मोती में इतना ज्यादा सब्र नहीं था। नहीं, हमारी जाति का ये धर्म नहीं है। तो हीरा ने समझाया, हमारी जाति का ये धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐठ कर रह गया। आ पहुंचा और दोनों को पकड़ कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट ना की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए इस वक्त टाल जाना ही मसला था, होशियारी है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया था, क्योंकि वो भोजन बहुत प्यार से दिया गया था। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। तब उन्होंने सोचा, यहाँ भी कोई अच्छा व्यक्ति रहता है। लड़की भैरव की थी। उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों ने उसे एक प्रकार की आत्मीयता सी हो गई थी। जब से बैल आए थे तब से उसको इन बैलों से क्या हो गई थी? आत्मीयता, अपनापन सा लगने लगा था। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां
खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि दोनों गाल सूखा भूसा खाकर भी दुर्बल दोनों जो थे दो गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल नहीं होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था, बगावत भरी हुई थी। एक दिन मोती ने मूक सांकेतिक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? एक आध को सींगों से उठाकर फेंक दूं? लेकिन जानते हो वो प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है, उसकी लड़की है जो इस घर का मालिक है, वो बेचारी अनाथ ना हो जाएगी। तब उसने समझाया कि ऐसा मत करना, क्योंकि अगर तुम इस घर के मालिक को मार दोगे तो उसकी बेटी अनाथ हो जाएगी। तो मालकिन को ना फेंक दूं, वही तो उस लड़की को मारती है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है। अब देखिए यहाँ पर भी हीरा मोती की बातों में समाज का दृष्टिकोण दिखाया गया है कि वहाँ पर भी औरत जाति पर सींग चलाने के लिए वो उसको मना कर रहा है। तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते, बताओ तो उड़ाकर भाग चलें। हाँ, ये मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके से जाती है। रात को जब बालिका रोटियां खाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते। सहसा घर का द्वार खुला और वो लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूछें खड़ी हो गईं। उसने उनके माथे सराए और बोली, खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। उसने गराव खोल दिए, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया और तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया। सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता न था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए, क्योंकि भागते समय वो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, वो रास्ता भूल गए। हीरा ने कहा, मालूम होता है हम राह भूल गए। राह माने रास्ता भूल गए हैं। तुम तो बेतहाशा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती? वो अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें? दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर फली थी, चलने लगे, रह रहकर आहट ले लेते थे, कोई आता तो नहीं है। जब पेट भर गया, दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डका ली, फिर सींग मिलाए एक दूसरे को ठेलने लगे। ठेलने माने धक्का देने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया। इस प्रकार उसने लड़ाई को ज्यादा बढ़ने नहीं दिया।